नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई कैसे आईएसआईएस से भी खतरनाक है। पीएफआई का मॉड्यूल कैसे राज्यों के हिसाब से बदलता है। पीएफआई के सदस्यों से एनआईए की पूछताछ में कई हैरान करने वाले खुलासे हुए। अब तक देश के 9 राज्यों से पीएफआई के 283 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा 95 लोगों की गिरफ्तारी कर्नाटक से हुई है। पीएफआई के ठिकानों पर 6 दिनों में दूसरी बड़ी रेड के बाद बड़ी खबर यह है कि इसी हफ्ते इस संगठन पर पाबंदी लगाई जा सकती है। लोकेशन पता करने के बाद रात को जो है ये रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। देर रात से जो है एनआईए की टीम एनआईए की इंफॉर्मेशन पे जो है वो स्पेशल सेल रेड कर रही थी। छापेमारी के बाद पीएफआई पर पाबंदी की तैयारी। जब डरती है जब डरती है। इस्लामिक कट्टर संगठन पीएफआई पर 6 दिन में एनआईए ने दूसरी बड़ी स्ट्राइक की है। 22 सितंबर को देश के 12 प्रदेशों में पीएफआई के ठिकानों पर सबसे बड़ी छापेमारी हुई थी और अब 9 प्रदेशों में पीएफआई के अड्डों पर रेड डाली गई। 6 दिन में पीएफआई पर यह दूसरी सबसे बड़ी छापेमारी है। 22 सितंबर की छापेमारी में पीएफआई के 106 सदस्य गिरफ्तार किए गए थे और इस बार पीएफआई के 283 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यानी इस बार गिरफ्तारी का आंकड़ा ज्यादा बड़ा है और इन छापेमारियों को पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहे पीएफआई पर प्रतिबंध की तैयारी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते इस्लामिक कट्टर संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लग सकता है। सुरक्षा एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को पीएफआई पर बैन लगाने की सलाह दी है। इस संगठन पर आतंकी वारदात और दंगे की साजिश में शामिल होने का आरोप है। पीएफआई आईएसआई की प्रॉक्सी और अल कायदा की परछाई के तौर से यहाँ काम कर रहा था। उसकी गतिविधियाँ एक तरफ मुल्क के खिलाफ थीं, दूसरी तरफ मानवता के खिलाफ थीं और तीसरी तरफ मजहब के भी खिलाफ थीं। ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट चुनाव लड़ा रहे थे। यानी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के खिलाफ क्या मानसिकता के साथ और किस साजिश के साथ ये काम कर रहे थे, इसका भी खुलासा हो रहा है, सामने आ रहा है। पिछले कुछ सालों से लगातार पीएफआई के सदस्यों पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने और विदेशी फंडिंग के आरोप लग रहे थे, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में कार्रवाई करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किल हो रहा था। इसीलिए एजेंसियों ने इस बार सबसे पहले पीएफआई के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। आपको याद होगा, जुलाई महीने में बिहार से तेलंगाना तक पीएफआई के ठिकानों पर रेड डाली गई थी। इसी दौरान 3 बड़ी बातों का पता चला था। पहली बड़ी बात, पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश में जुटा है। दूसरी बड़ी बात, पीएफआई के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के कई नेता हैं। तीसरी बड़ी बात, जिहाद के नाम पर मुस्लिम युवाओं को आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद आईबी और आरएनडब्ल्यू जैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पीएफआई का काला चिट्ठा तैयार किया। एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस एक प्लेटफॉर्म पर आई और उसके बाद जाकर के पीएफआई के खिलाफ देश भर में छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ। 22 सितंबर को हुई छापेमारी के दौरान चुन चुनकर पीएफआई के ऐसे सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था जो अलग अलग राज्यों में संगठन की कमान संभालते हैं। इनसे पीएफआई के बारे में कई अहम जानकारियां मिली और इन्हीं जानकारियों के आधार पर 9 प्रदेशों में छापेमारी की गई। पीएफआई के गिरफ्तार सदस्यों से पूछताछ में 5 अहम जानकारियां मिली हैं। नंबर 1, पीएफआई का ताल्लुक बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से भी है। नंबर 2, पीएफआई सदस्यों ने माना कि संगठन में कट्टर मुस्लिमों की भर्ती हो रही है ताकि देश में आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। नंबर 3, आरएसएस और बीजेपी के अलावा कांग्रेस के कई नेता भी पीएफआई के निशाने पर हैं। नंबर 4, कर्नाटक के पीएफआई अध्यक्ष यासीर हसन ने एजेंसियों को बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के विधायक अखंडा श्रीनिवास भी इनके निशाने पर थे और उनकी हत्या करने के लिए यासीर ने बाकायदा उनके घर के पास एक घर भी लिया था। नंबर 5,
पीएफआई को विदेशों से लगातार फंडिंग मिल रही है और सबसे ज्यादा पैसे खाड़ी देशों से आए। इन तमाम सबूतों को जुटाने के बाद ही पीएफआई पर फुल एंड फाइनल फैसले की तैयारी हो रही है। पीएफआई भारत में न सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच में तनाव पैदा करना चाहता है, बल्कि जो हिंदू कम्युनिटी है उसके अंदर एक जातिगत विभाजन को भी वो गहरा करना चाहता है, उसे बढ़ाना चाहता है और उसे फिर अपने संगठन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पीएफआई पर यह भी आरोप है कि वो आईएसआईएस और अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों के लिए युवाओं की भर्ती करता है। पीएफआई को आप आईएसआईएस से भी खतरनाक कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आईएसआईएस के बारे में दुनिया जानती है कि ये एक खूंखार आतंकी संगठन है जिसका काम आतंक फैलाना है, कत्लेआम मचाना है, जो हिंसा करके अपने संगठन का विस्तार करना चाहता है। लेकिन पीएफआई सोशल वर्क के नाम पर अपना एजेंडा आगे बढ़ाता है। यही वजह है कि पीएफआई जैसे संगठन ज्यादा खतरनाक होते हैं। तरीके के आतंकी जो कृत्य करने वाले, मंशा रखने वाले, सोच रखने वाले और धार्मिक और जातिगत विभाजन पैदा करने की सोच रखने वाले जो संगठन हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई अवश्य होनी ही चाहिए थी। और अच्छा हुआ कि भारत सरकार की तरफ से अब ये कार्रवाई की गई है। यानी पीएफआई के दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के कुछ और। जांच एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई से जुड़े 700 से ज़्यादा सदस्यों पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से ज़्यादातर यूएपीए के मामले दर्ज हैं। देखा जाए तो पीएफआई से लिंक 15 लोगों को आईएसआईएस से जुड़े होने के आरोप में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। पीएफआई देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक है, ये दावा सुरक्षा एजेंसियों का है। पीएफआई के बारे में हमें पता चला है कि राज्यों के हिसाब से मुस्लिम युवाओं की भर्ती या उन्हें भड़काने के लिए अपना मॉड्यूल बदलता है। जरूरी नहीं कि जो मॉड्यूल यूपी में हो वही महाराष्ट्र या दिल्ली में हो। पीएफआई के स्टेट मॉड्यूल पर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, असम और दिल्ली, ये वो 9 प्रदेश हैं जहां पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई। आरएसएस जब डरती है, शर्म करो, शर्म करो। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीएफआई का मॉड्यूल राज्यों के हिसाब से बदलता है। यानी किस राज्य में कौन सा मॉड्यूल पेश कर मुस्लिम युवाओं को गुमराह करना है, इसकी प्लानिंग अलग से की जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में पीएफआई की बुरी नजर अयोध्या में बन रहे रामलला के मंदिर पर है। पीएफआई ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर उस जगह पर मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। ये ऐलान पीएफआई के एक और संगठन एसडीपीआई के प्रमुख एमके फैजी ने संगठन के व्हाट्सएप ग्रुप में किया था। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के समय भी उसने ये बात कही थी। 22 सितंबर को लखनऊ से पीएफआई का अहम सदस्य मोहम्मद वसीम पकड़ा गया था। उससे पूछताछ में पता चला है कि पीएफआई अयोध्या और काशी में हिंसा कराने की फिराक में है। पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है, लोग सर्विलांस में हैं। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी गतिविधियों को अनुमति नहीं देंगे, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसी के तहत लगातार कार्रवाई चल रही है। इस बार की छापेमारी में कर्नाटक के बाद सबसे ज्यादा पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से ही हुई है। उत्तर प्रदेश के जनपदीय पुलिस, एसटीएफ तथा एटीएस के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं उसके सदस्यों के ठिकानों पर रेड की गई। इस रेड के उपरांत मौके पे बरामद विभिन्न प्रकार के अभिलेखों एवं साक्ष्यों का संयुक्त रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। महाराष्ट्र में पीएफआई की साजिश यूपी से अलग है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के गिरफ्तार सदस्यों से पूछताछ और एटीएस की पड़ताल में पता चला है कि पीएफआई अपने कैंप्स में मुस्लिम युवकों को भारत के संविधान के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि शरीयत कानून लागू कराने के लिए जो करना पड़े करो, डरो मत।
अलग अलग प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर हिंदुओं के खिलाफ युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है। मुस्लिम युवकों को अपनी सुरक्षा के लिए चाकू और रॉड हर वक्त अपने साथ रखने की हिदायत दी जाती है और सरकार के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरकर अराजकता फैलाने के लिए उन्हें उकसाया जाता है। इनपुट ये भी है कि पीएफआई के सदस्य आरएसएस और बीजेपी के नेताओं से जुड़ी जानकारी जुटा रहे थे। जो भी चीजें यहाँ पर हो रही है वो सारी नियम के अनुसार, कायदे के अनुसार हो रही है। जो सरकार के पास पिछले 2-3-5 सालों से लगातार इसकी तफ्तीश चल रही है, उसमें जिस प्रकार के एविडेंस आए उन एविडेंस के आधार पर यह कार्रवाई चल रही है। जो ताज़ा खुलासा हुआ है वो ये कि पीएफआई को देश के संविधान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। एटीएस ऑफिस पर ही कई पीएफआई के मेंबर से पूछताछ की गई। आपको बता दें कि पीएफआई अपने कैंप्स में लगातार मुस्लिम युवकों को भड़काने का काम कर रही है। कैंप्स में इस संविधान से मुस्लिमों का भला नहीं होगा, इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक पीएफआई का सबसे बड़ा गढ़ है और वहां पीएफआई के हेडक्वार्टर पर पहले ही ताला लग चुका है। कर्नाटक में पीएफआई ने हिजाब के जरिए देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की साजिश रची। कर्नाटक के कुंडपुरा में हिजाब विवाद से पीएफआई के 2 सदस्यों के लिंक्स मिले हैं। रज्जाब और इफ्तिखार अहमद नाम के उन दोनों सदस्यों के खिलाफ मामले दर्ज हैं और इसी कड़ी में जांच के दौरान पता चला कि पीएफआई ने सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए उकसाया था। आपने देखा होगा कि हिजाब पर देश भर में किस तरह धार्मिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई थी। देश की राजधानी दिल्ली में भी पीएफआई की गहरी पैठ है। पुलिस के मुताबिक शाहीन बाग में प्रदर्शन से लेकर जहांगीरपुरी में भड़के दंगे तक कहीं न कहीं पीएफआई का कनेक्शन रहा है और यही वजह है कि दिल्ली में शाहीन बाग समेत पीएफआई के कई ठिकानों पर 6 दिन में दूसरी बार रेड हुई है। इस वक्त हम साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के शाहीन बाग इलाके में खड़े हैं और यही पीएफआई का दफ्तर था जिसे 22 सितंबर को एनआईए ने सील कर दिया था। इसके बाद बीती रात स्पेशल सेल ने साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जामिया नगर, शाहीन बाग समेत निज़ामुद्दीन में भी रेड की और 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुल 30 लोगों को अभी तक इस मामले में हिरासत में लिया जा चुका है। छापेमारी के दौरान शाहीन बाग और जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास धारा 144 लगा दी गई और अब वहां पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा, मुंबई से अश्विनी कुमार पांडे और बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।